नमस्कार। आज हम जिन चर्चाओं पर गौर कर रहे हैं वो धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता उससे जुड़े हैं। खास तौर पे हम इसके चौथे एपिसोड, जिसका नाम है प्रेम की उलझन और सामाजिक बंधन, उसके कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अहम हिस्सा है कहानी का। बिल्कुल। इन हिस्सों में ना चंदर और सुधा के रिश्ते का एक बहुत नाजुक दौर दिखता है। वो जो मासूम सी दोस्ती थी, जो भाई बहन जैसी ज्यादा लगती थी शायद शुरू में। हाँ वही, वो धीरे धीरे मतलब किसी अनकहे एहसास में बदल रही है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बदलाव कैसे आता है। और इसमें डॉक्टर शुक्ला के आदर्शों का क्या रोल रहता है। सही। और समाज के बंधन इस उभरते हुए प्यार के सामने कैसे एक तरह से दीवार बन जाते हैं। चलिए इस भावनात्मक सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है। तो इन चर्चाओं से एक बात तो साफ है कि चंदर और सुधा वो पहले से ज्यादा वक्त साथ बिता रहे हैं। उनकी दोस्ती मतलब काफी गहरी हो रही है। हाँ, और इसी दौरान चंदर के मन में सुधा के लिए वो एहसास बदलने लगते हैं, वो भावनाएं आने लगती हैं जो उसे परेशान करती हैं। हाँ, क्योंकि वो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह वैसी देखता आया था। बिल्कुल। और यहीं से उसके अंदर एक अपराध बोध, एक गिल्ट जिसे कहते हैं, वो पनपने लगता है। और देखिए, यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि चंदर पर डॉक्टर शुक्ला के आदर्शों का बहुत गहरा असर है, बहुत ज्यादा। हाँ, वो आदर्श, पवित्रता, आत्मसंयम वाले। हाँ वही। और नतीजा ये होता है कि चंदर अपनी ही भावनाओं को दबाने लगता है। उसे लगता है कि ये सोचना भी शायद सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है, एक गुनाह जैसा। हाँ बिल्कुल। जैसा कि चर्चा में कहा भी गया है, ये उसके अंदर एक लड़ाई सी छेड़ देता है, उसके जो ऊंचे आदर्श हैं और जो उसकी स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं उनके बीच। ये तो बड़ी मतलब अजीब कश्मकश है कि जिन आदर्शों को वो इतना मानता है, इतना सम्मान देता है, वही उसके दिल के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। सही कहा। लेकिन चंदर तो इस उलझन में फंसा था, पर सुधा की दुनिया तो बिल्कुल अलग चल रही थी उस वक्त, है ना? बिल्कुल अलग। सुधा का प्यार वो बहुत सीधा है, सरल है, बहुत निष्पाप। इन अंशों के हिसाब से देखें तो उसके लिए तो चंदर ही सब कुछ है, पूरी दुनिया। हाँ। वो इन सामाजिक दायरों, आदर्शों की जो उलझने चंदर महसूस कर रहा है, उनसे पूरी तरह बेखबर है। उसे लगता है कि जैसा आज है वैसा ही रहेगा हमेशा, कि चंदर हमेशा उसके पास रहेगा। हाँ, उसे किसी आने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही नहीं है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ उथल पुथल कर देता है, सुधा की शादी की बात। हाँ, वही निर्णायक मोड़ है। जैसे ही सुधा के विवाह की चर्चा शुरू होती है ना, ये खबर चंदर पर जैसे बिजली बनकर गिरती है। उसे अंदर तक हिला देती होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात, उसके आदर्श, उसका आत्मसंयम उसे खामोश कर देते हैं। वो कुछ कह नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स वो जाहिर नहीं कर पाता। और सुधा भी, वो भी इस बदलाव को, इस टेंशन को महसूस तो कर रही है, पर वो भी तो समाज के नियमों में बंधी है, मजबूर है। वो समझ रही है कि कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगा। हाँ। इन अंशों में ये बात भी उभरती है कि जब शादी की तारीख वो तय हो जाती है, तब चंदर की क्या हालत होती है। वो जैसे अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, पर बाहर से एकदम शांत, जैसे पत्थर बन गया हो। हाँ। और सुधा वो भी बिखर जाती है, लेकिन उसकी खामोशी ही जैसे उसकी चीख बन जाती है ना? बिल्कुल। यहाँ ये बहुत दिलचस्प है कि प्यार का इजहार वो शब्दों से नहीं हो रहा, बल्कि उस गहरी दर्द भरी खामोशी से हो रहा है। और ये स्थिति दिखाती है कि कैसे इंसान की अपनी निजी भावनाएं वो समाज के बनाए नियमों और नैतिकता के तथाकथित ऊंचे आदर्शों से टकराती हैं। हाँ, टकराव तो साफ दिखता है। इन चर्चाओं का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि कभी-कभी जिन्हें हम सबसे महान गुण मानते हैं, जैसे आदर्शवाद, सेल्फ कंट्रोल, वही हमारी सबसे सच्ची, सबसे स्वाभाविक भावनाओं को एक्सप्रेस करने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। और वो खामोशी फिर सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो उन दबी हुई इच्छाओं की, उस अनकहे दर्द की आवाज बन जाती है। तो कुल मिलाकर इन चर्चाओं से जो मुख्य सार हम निकाल सकते हैं, वो शायद यही है कि कैसे गहरा लेकिन अनकहा प्यार, हाँ, वो सामाजिक उम्मीदों और ऊंचे व्यक्तिगत आदर्शों के बोझ तले दबकर एक खामोश त्रासदी में बदल जाता है। सही। दोनों किरदार अंदर ही अंदर
एक एक पीड़ा झेलते रहते हैं जैसे वो जाहिर नहीं कर पाते, एक अनकहा दुख। और ये पूरी बात ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है क्या? कि क्या ऐसे हालात में जब इजहार ना हो पाए तो क्या प्यार खत्म हो जाता है, या शायद किसी और शक्ल में उस खामोशी के पर्दे के पीछे वो जिंदा रहता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या चुप्पी हमेशा अधूरेपन का ही नाम है? या कभी कभी ये चुप्पी भी अपने आप में एक पूरी कहानी कह जाती है, एक मुकम्मल दास्तान।